ओरिएंटल हाई सेकेंडरी स्कूल मिर्ज़ापुर अहमदाबाद के यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। आप सभी छात्रों से निवेदन है कि ओरिएंटल हाई सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के प्रस्तुत करता है कुरैशी गुलाम दस्तगीर आई। हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 विषय हिंदी पार्ट नंबर 4, जिसका नाम है एक प्रश्न 4 उत्तर, जिसके लेखक हैं श्री प्रकाश और साहित्य प्रकार है लेख। पिछले वीक हमने बात की थी रिवीजन में यही पार्ट की, एक प्रश्न 4 उत्तर, उसके भाग 1 की। आज हम आगे बढ़ेंगे यही पाठ में भाग नंबर 2 पुनरावर्तन, जिसका नाम है एक प्रश्न 4 उत्तर। तो चलो छात्रों, आज हम फिर शुरुआत करते हैं पाठ नंबर 4 एक प्रश्न 4 उत्तर, उसका दूसरा भाग। पाठ नंबर 4 एक प्रश्न 4 उत्तर, जिसके लेखक हैं श्री प्रकाश। उनके बारे में बात की जाए तो उनका जन्म 3 अगस्त 1890 में हुआ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उनका जन्म हुआ। निधन की बात की जाए 23 जून 1971 उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। उनके अभिभावक उनके पिता डॉक्टर भगवान दास थे। उनकी प्रसिद्धि की बात की जाए तो वो स्वतंत्र सेनानी रहे और राष्ट्रीय नेता भी रहे। वो कांग्रेस की पार्टी में जुड़े रहे। उनके पद की बात की जाए तो आसाम के राज्यपाल रहे 1944 से 1950 तक। उसके बाद मद्रास यानी अभी हाल जो है वो चेन्नई 1952 से 1956 तक राज्यपाल रहे और उसके बाद 1956 से 1962 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। शिक्षा की बात की जाए उनकी तो वो बैचलर ऑफ लॉ यानी वकीलात की परीक्षा उन्होंने पास की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन की विद्यालय में उन्होंने अभ्यास किया। 1930 के नमक सत्याग्रह में, 1932 के करबंदी आंदोलन में और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने जेल की सजा भी भोगी है। उनको 1957 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण का पुरस्कार यानी उपाधि दी गई। सीवाई चिंतामणि के साथ वो लीडर रहे। फिर मोतीलाल नेहरू के पत्र इंडिया पाइंडेट में भी वो श्री प्रकाश ने कार्य किया। उनकी विशेषता की बात बता दूं, वो अच्छे वक्ता भी, लेखक और देशभक्त रहे। श्री प्रकाश की एक और विशेषता थी कि वे चाहे जिस पद पर रहे हों, लोगों के पत्रों का स्वयं उत्तर देते थे। अन्य जानकारी भी आपको दे दूं, भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्हें 1947 में भारत का प्रथम उच्चायुक्त बनाकर पाकिस्तान भेजा गया। 1949 में असम के राज्यपाल रहने के बाद वे कुछ समय तक केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभ्य भी रहे। श्री प्रकाश हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक उत्थान एवं सामयिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। उनकी भाषा सरल एवं सहज है। उन्होंने निबंध, लेख, संस्मरण, जीवनी पर भी अपनी कलम चलाई है। छोटी छोटी बातों पर गहरा चिंतन उनके साहित्य में देखने को मिलता है। यहाँ पर पाठ जो है उसके अंदर श्री प्रकाश द्वारा पूछे गए एक ही प्रश्न का उत्तर 4 महानुभावों ने अपने ढंग से दिया है। हमारा देश तभी उन्नति कर सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक पूर्णतः ईमानदारी, लगन एवं निष्ठा के साथ अपना छोटे से छोटा कार्य करेगा। वही 4 महानुभावों के द्वारा दिए गए उत्तरों का निष्कर्ष है। पाठ के सार को भी बता दूं मैं। लेखक का खप्त। लेखक देश की दशा को लेकर चिंतित हैं। उन्हें इस बात की चिंता है
कि देश में कोई विशेष पुरुष है और यहाँ कहीं बड़े बड़े आंदोलन भी हुए हैं, फिर भी हमारा देश उन्नति क्यों नहीं कर रहा है? यह प्रश्न उन्हें परेशान करता रहता है। यही प्रश्न वे अपने उन विदेशी मित्रों से भी शुभ अवसर मिलने पर पूछ बैठते हैं, जो यहाँ लंबे अरसे से रह रहे हैं और काफ़ी अनुभवी हैं। अपने विदेशी मित्रों से यह पूछना उनका खप्त बन गया है। लेखक के पहले मित्र का मत। लेखक ने पहली बार अपने जिस विदेशी मित्र से यह सवाल पूछा, वे एक वृद्ध ईसाई पादरी थे। वे यहाँ लंबे अरसे से देश के दरिद्र लोगों की सामाजिक सेवा करते आ रहे थे। उन्होंने लेखक के प्रश्न के जवाब में कहा कि यहाँ के लोगों को अपने काम का गर्व नहीं है, इसलिए देश की उन्नति नहीं हो रही है। उनके अनुसार यहाँ के लोगों की कठिनी और करनी में बहुत अंतर है। वे उदाहरण के रूप में नौकरियों के लिए आवेदन पत्र करने और नौकरी मिलने पर गुट बनाकर मालिक के साथ दुर्व्यवहार करने की बात बताते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ के लोग आवेदन पत्र में अपनी निष्ठा और मालिक की शुभकामना की प्रतिज्ञा करते हैं, पर नौकरी मिलते ही मालिक के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। अन्य देशों में लोग इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते। वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और स्थान मिलने पर जान लड़ाकर काम करते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के साथ लेखक की सहमति की बात कर दो। लेखक अपने पादरी मित्र की बात से सहमत हैं कि हमें अपने काम का गर्व नहीं है। वे कहते हैं कि हमारे देश की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है, पर हम उसे भूल गए हैं। इसका कारण यह है हमारी लंबी दास्तां। काम का गर्व करने की परंपरा पर ही आधारित है हमारे यहाँ का जाति भेद। आज भी लोग विशेष तिथियों पर अपने औजारों और बहियों की पूजा करते हैं, पर आज हम सर्वधर्म निधन श्रेय, यानी इसका मतलब होता है अपना कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है, का आदेश भूल गए हैं। दूसरे मित्र के जवाब की बात कर दूं। लेखक ने अपने प्रश्न का जवाब जिन दूसरे विदेशी सज्जन से जानना चाहा, वो IAS के सदस्य एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी थे। उन्हें 30 वर्ष से अधिक यहाँ रहने का अनुभव है। उन्होंने लेखक के प्रश्न के जवाब में कहा कि देश की उन्नति न करने का कारण यहाँ के लोगों का अपनी जिम्मेदारी न समझना है, अर्थात उठाए गए काम को पूरा करने का गुण हम भूल गए हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि किसी को किसी पर विश्वास नहीं। पूर्व सरकारी कर्मचारी के अनुसार अपनी जिम्मेदारी न समझने के कारण लोगों में अविश्वास की भावना कर गई है। किसी को यह विश्वास नहीं रह गया है कि उसका काम समय पर होगा अथवा काम करने पर उसे समय पर मेहनताना मिल पाएगा। किसी को किसी के व्यवहार के बारे में विश्वास नहीं है। हर व्यक्ति अपनी सुविधा देखता है, दूसरों के कष्ट की किसी को परवाह नहीं है। यह सब अपनी जिम्मेदारी न समझने का परिणाम है। तीसरे व्यक्ति के जवाब की बात कर दूं। लेखक जिस तीसरे व्यक्ति से अपना प्रश्न पूछते हैं, वे 7-8 साल से भारतीय बनकर श्रद्धापूर्वक देश की सेवा कर रही महिला थी। उनके अनुसार देश की उन्नति न करने का कारण यहाँ के लोगों का आलसी होना है। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ के लोगों ने श्रम का महत्व नहीं पहचाना। यहाँ के लोग मेहनत करने में विश्वास नहीं रखते, इसीलिए यहाँ के लोग किसी क्षेत्र में सफल नहीं होते। साथ ही साथ आपको चौथे व्यक्ति के मत की भी बात कर दूं। लेखक के प्रश्न का जवाब देने वाला यह व्यक्ति एक विश्व प्रसिद्ध वृद्धा महिला थी, जिन्होंने अपने 40 वर्ष विभिन्न सेवाओं में यहाँ खपाए थे। उनके अनुसार देश की उन्नति न होने का कारण यहाँ के लोगों में उदारता न होना है। लोगों में उदारता की भावना न होने के कारण लोग खुद ही आगे रहना चाहते हैं, दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देते। इसीलिए उनके योग्य वैज्ञानिक आविष्कार एवं अनेक औषधियाँ लुप्त हो गई। उनके गुणी लोगों ने अपने गुणों से दूसरों को परिचित नहीं कराया और अपने गुण अपने साथ लेकर स्वर्ग सिधार गए। कहने का अर्थ यह है कि गुणी व्यक्ति नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं देते।
लेखक के स्पष्टीकरण की बात भी बता दूं। लेखक अपने इन चारों विदेशी मित्रों के जवाब को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि हम ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर अपने काम में गर्व नहीं करते, उस काम को करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का अनुभव नहीं करते। हम अपने काम को भली भांति समझकर उसमें तल्लीन होकर परिश्रम के साथ उसे खुद नहीं करते। हम अपने गुण उदारता के साथ दूसरों को नहीं सिखाते, इसीलिए हम स्वयं अपनी बर्बादी कर रहे हैं। लेखक इस बात को और सरल ढंग से बताते हुए कहते हैं कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। हम बड़े से बड़े नेता के कहे अनुसार नहीं चलते, उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन नहीं करते। यही कारण है कि हम वही के वही हैं, हमारा देश उन्नति नहीं कर रहा। हम 5वें पैराग्राफ की बात करेंगे, जिसमें लेखक के दूसरे मित्र की बात की गई है। दूसरे मित्र एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी आईसीएस यानी आईएएस के सदस्य हैं। सदस्य का अर्थ होता है मेंबर। 30 वर्ष से अधिक भारत में गवर्नमेंटरी नौकरी पर हाल में पेंशन लेकर वापिस स्वदेश गए। यहाँ पर गवर्नमेंटरी का अर्थ होता है सरकारी। न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया। पेश करना, रजूआत करना। उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समझ की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते। जो काम उठाया उसे करना चाहिए। सम्मिश्र का अर्थ होता है समूह। यह गुण हम भूल गए। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया। खाने की दावत हो तो न मेज़बान को यह विश्वास कि मेहमान समय से आएंगे, न मेहमान को विश्वास कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। यहाँ पर मेज़बान का अर्थ होता है यजमान। न गृहस्थ को विश्वास कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, न धोबी और दर्जी को विश्वास है कि हमें समय में दाम मिल जाएंगे। यहाँ पर गृहस्थ इसका अर्थ होता है घर में, गृहस्थ का अर्थ होता है घर में रहने वाला। रेलगाड़ी पर चलने वालों को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे। पहले से बैठने वालों को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर न मचाएगा। यहाँ पर व्यर्थ का अर्थ होता है नकामा। न और प्रकार से तंग करेगा। तंग करना ये मुहावरा है। इसका अर्थ होता है हैरान करना, परेशान करना। सड़क पर चलने वालों को यह विश्वास नहीं कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आंख न फूट जाएगी, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का न देगा। किसी पर यह विश्वास नहीं कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट न पहुंचे। यहाँ पर कष्ट का अर्थ होता है दुख। मांगी चीज ठीक हालत में वापस करेगा, इत्यादि इत्यादि। इत्यादि का अर्थ होता है वगैरह वगैरह। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं। यहाँ पर तात्कालिक का अर्थ होता है तुरंत का। दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य का अनुभव नहीं करते। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पृश्य हो गए हैं। यहाँ पर अविश्वसनीय का अर्थ होता है जिस पर विश्वास न किया जा सके। विश्वसनीय इसका अर्थ होता है जिस पर विश्वास किया जाए। ये विरोधार्थी हुए। अविश्वसनीय इसका विरोधार्थी हुआ विश्वसनीय। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं। संस्कृत में कहा है, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। इसका अर्थ होता है हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। आगे के शिरच्छेद में लेखक ने तीसरे व्यक्ति की बात की गई है। तीसरा व्यक्ति एक स्त्री है।
7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से वे भारत की सेवा कर रही है। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी जा चुकी है। असहयोग आंदोलन के बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा। दिसंबर 1920 नागपुर में कांग्रेस के द्वारा अधिवेशन किया गया। उस अधिवेशन में कांग्रेस ने ब्रिटिश साम्राज्य के स्वशासन के बदले स्वराज्य चाहिए ऐसी बुलंद मांग की थी। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कहीं कार्य क्षेत्र में हुआ है। उनको भी मैंने घेरा। उनका उत्तर था, तुम लोग बड़े आलसी हो। अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व ही नहीं पहचाना है। मेहनत करना तो हमने मर भुक्कों का काम समझ रखा है। मर भुक्कों का अर्थ होता है जो भूख के कारण मर जाते हैं, उसे कहते हैं। बड़े लोगों का काम को केवल बैठ रहना है। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। जब हम परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे पावेंगे। आरंभ सुर तो हम हैं। आरंभ सुर इसका अर्थ होता है प्रारंभ, शुरुआत। पर हम में लगन नहीं है। लगन का अर्थ होता है लगाव। इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। रोने, पीटने, जीतने में जितना समय हम बिताते हैं उतना यदि काम में बिताएं तो हम देश की और अपनी काया पलट सकते हैं। काया पलट करना इसका अर्थ होता है बहुत बड़ा परिवर्तन करना। हम लोग बड़े आलसी हैं। आगे के शिरच्छेद में लेखक ने चौथे व्यक्ति की बात बताई है। चौथा व्यक्ति एक बड़ी वृद्धा स्त्री थी। वे संसार में प्रसिद्ध थी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था। कुल इसका अर्थ होता है कुटुंब। मेरी पितामही तुल्य थी। उनको भी मैंने तंग किया। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए हैं। आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। थोड़े में उनका उत्तर था, तुम लोगों में उदारता नहीं है। उदारता का अर्थ होता है उदार होने का भाव। विस्तार में उदाहरण देखकर उन्होंने बतलाया कि भारत में लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, स्वयं को ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते। उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। वास्तव में वृद्धा की बातें ठीक थी। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई हैं। आविष्कार का अर्थ होता है नवी शोध को स्वीकारना। औषधियाँ उसका अर्थ होता है देसी दवा। लुप्त इसका अर्थ होता है गायब, अदृश्य। पेशों में इतनी प्रतिद्वंदिता हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता। प्रतिद्वंदिता का अर्थ होता है मुकाबला करने की भावना। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। यहाँ पर विभत्स इसका अर्थ होता है ध्रुणित। चित्त इसका अर्थ होता है मन, हृदय। व्याकुल इसका अर्थ होता है विकल। कितना काम बिगड़ता है इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। छेले शिरच्छेद की बात कर दें। सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम न उठाकर और अपने काम में गर्व न रखकर उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव कर अपने काम ही एक एक तफसील को समझकर उसमें दत्तचित होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। दत्तचित इसका अर्थ होता है किसी काम में खूब मन लगाना। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों को बतलाया। उन सबको मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया। यदि और भी सूत्रवत
सत्य कोई जानना चाहे तो मैं कहूँगा कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार पुकारते हैं और इसी में अपना धर्म की इतिश्री समझते हैं। इतिश्री इसका अर्थ होता है समाप्ति। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं, आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते। संगठन का अर्थ होता है व्यवस्थित करने का कार्य। यही कारण है कि हम वहीं के वहीं हैं। संसार वेग से चला जा रहा है, हम तटस्थ हैं। सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते? यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं है किंतु ठीक तरह से काम करने में है, यदि हम अनुभव कर सकें कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं हैं। व्याख्यान का अर्थ होता है भाषण, और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारा कार्य क्षेत्र संकुचित ही क्यों न हो, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव शिक्षक ही क्यों न हो। संकुचित का अर्थ होता है तंग, छोटा। तो हमारा देश एकदम जाग उठेगा, उसके एक एक अंग में जान आ जाएगी। हमारे व्यक्तिगत जीवन के संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। संगठित होना इसका अर्थ होता है इकट्ठा होना। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहाँ पर अपना पाठ नंबर 4, एक प्रश्न 4 उत्तर, ये यहाँ पूरा होता है। इस लेख में आने वाले विलोम शब्द यानी विरोधार्थी शब्द की बात कर दूं। विनय इसका विरोधार्थी होता है अविनय। सत्कार इसका विरोधार्थी होता है दुत्कार। संकोच इसका विरोधार्थी होता है निसंकोच। कर्तव्य इसका विरोधार्थी होता है अधिकार। क्रय इसका विरोधार्थी होता है विक्रय। उदार इसका विरोधार्थी होता है कृपण। परिश्रमी इसका विरोधार्थी होता है आलसी। मित्रता इसका विरोधार्थी होता है शत्रुता। पर्याप्त इसका विरोधार्थी होता है अपर्याप्त। उन्नति इसका विरोधार्थी होता है अवनति। प्रेम इसका विरोधार्थी होता है घृणा। नौकर इसका विरोधार्थी होता है मालिक। सम्मान इसका विरोधार्थी होता है अपमान। आदर इसका विरोधार्थी होता है अनादर। अपना इसका विरोधार्थी होता है पराया। सत्कार इसका विरोधार्थी होता है तिरस्कार। विस्तार इसका विरोधार्थी होता है संक्षेप। वृद्ध इसका विरोधार्थी होता है युवा। गुण इसका विरोधार्थी होता है अवगुण। आरंभ इसका विरोधार्थी होता है अंत। जीवन इसका विरोधार्थी होता है मृत्यु। आने वाले शब्द समूह की भी बात कर दो। किसी बात के लिए व्यापक सामूहिक प्रयत्न, इसको हम आंदोलन कहेंगे। पत्नी के साथ सपत्नीक, लकड़ी से चीजें बनाने वाला। बढ़ई जो विश्वास के योग्य न हो, विश्वासघात। हिसाब किताब लिखने की पुस्तक, बही। जितना जरूरी हो उतना पर्याप्त। जीने का साधन, जीविका। ईसाई धर्म का पुरोहित, पादरी। किसी व्यक्ति के विरुद्ध साजिश करना, षड्यंत्र। पिता की माता, पितामही। इस लेख में आने वाले समास के प्रकार की भी बात कर लें। शुभ कामना इसका समास का प्रकार होता है कर्मधारय। ईसाई मत इसका समास का प्रकार होता है तत्पुरुष। आरंभ शोर इसका समास का प्रकार होता है तत्पुरुष। आदर सत्कार इसका आदर सत्कार द्वंद्व समास। षड्यंत्र द्विगु समास। 7, 8 कर्मधारय समास। 9 युवकों कर्मधारय। कार्य क्षेत्र तत्पुरुष समास। मनुष्य समाज तत्पुरुष समास। इस लेख में आने वाले संधि विग्रह की भी बात कर लूं। उन्नति उत्वत्ता नीति। षड्यंत्र षटवत्ता यंत्र। निश्चिंत निवत्ता चित्त। व्याकुल विवत्ता आकुल। सारांश सारवत्ता अंश। देशांतर
देश वत्ता अंतर, कमलेश कमल वत्ता ईश, निराश्रय निश वत्ता आश्रय, अनर्थ अन वत्ता अर्थ, व्याख्यान वि वत्ता आख्यान, पर्याप्त परि वत्ता आप्त, इत्यादि इति वत्ता आदि। इसी के साथ ही यह लेख पूरा हुआ। आपको गृह कार्य में जो मैंने आपको शब्द के अर्थ बताए हैं उस शब्द के अर्थ लिखना है। इस लेख में आने वाले मुहावरे के अर्थ भी लिखना है। साथ ही साथ शब्द समूह के लिए एक शब्द भी लिखना है, विलोम शब्द भी लिखना है और उसके बाद संधि विग्रह भी करना है। स्वाध्याय के अंदर जो प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर आपको लिखना है। समय आने पर आपकी कॉपी को जांचा जाएगा, यानी नोटबुक तपासी जाएगी।